हीरापुर नाम के गांव में घनश्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में दूध बेचा करता था। उसी गांव में घनश्याम का भाई रघुनंदन भी रहता था। रघुनंदन भी गांव में दूध बेचने का ही काम करता था। घनश्याम कहता है, आखिर पिताजी ने रघुनंदन को गाय क्यों दी? अगर रघुनंदन के पास गाय नहीं होती तो गांव में केवल मैं ही दूध बेचने वाला होता और काफी मुनाफा कमा पाता। लेकिन इस रघुनंदन की वजह से तो सब चौपट हो गया। हर रोज रघुनंदन गांव में दूध बेचकर अपने घर वापस हंसते हुए जाता और अपने बच्चे और पत्नी के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करता। हर रोज का ये काम घनश्याम को तंग कर रहा था। एक दिन घनश्याम दूध बेचकर अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? सुनो, तुम इस तरह अकल कर मुझसे बात मत किया करो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अब मेरी बातें तुम्हें उल्टा लगती है? चलो छोड़ो, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, दिन ब दिन हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूध बेचकर आने वाली आमदनी में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों में अपनी आमदनी से कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। अब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कह रही थी कि इस दूध बेचने के साथ साथ क्यों ना खेती बाड़ी भी कर लिया करो। कम से कम आमदनी बढ़ेगी तो आने वाले खर्चों से भी हम निपट पाएंगे। नहीं नहीं, इतनी कड़ी धूप में मुझसे खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। अरे क्यों नहीं हो पाएगी? रघुनंदन भैया को देखो, कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करते हैं। अच्छा, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब तुम भी रघुनंदन के गुणगान किया करो। अगर रघुनंदन इतना ही अच्छा है तो तुम भी उसी के पास चली जाओ। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर घनश्याम की पत्नी अंदर चली जाती है। घनश्याम कहता है, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन खेती तो मैं नहीं कर सकता। मुझे इसके अलावा कुछ और करना होगा जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। वह कुछ समय ऐसे ही सोच विचार करता रहा। कुछ समय बाद उसने कहा, क्यों ना मैं घर घर दूध देते जाते हुए हैं उनके घर से कुछ न कुछ सामान चुरा लूं। इससे थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे और आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगले दिन से घनश्याम जब भी किसी के घर दूध देने जाता तो उनके घर से कभी बर्तन, कभी खिलौने और घर की छोटी छोटी चीजें चुरा लेता और उन्हें बाजार जाकर बेच आता था। एक दिन घनश्याम घर पर अकेला बैठा हुआ था। उसने कहा, इन छोटी छोटी चीजों से भी मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। इन चीजों से तो मात्र 100-200 ही मिल पाते हैं। मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। अगले दिन वह रघुनंदन का पीछा करता है। रघुनंदन एक घर पर दूध देने के लिए जा रहा था। रघुनंदन उस घर के मालिक को दूध देता है। मालिक दूध लेकर कहता है, देखो भैया, जाने कब से हम आपसे दूध ले रहे हैं, कभी भी आपके दूध से कोई शिकायत नहीं मिली। यहाँ तक कि बच्चे भी आपके दूध को काफी पसंद करते हैं। एक काम करना, कल के लिए 2 किलो दूध हमारे लिए बचा कर रख लेना। रघुनंदन कहता है, जी साहब, हमारी दूध में कभी भी कोई मिलावट जैसी कोई शिकायत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। ये कहकर रघुनंदन अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में घनश्याम खड़ा हुआ मिलता है। रघुनंदन घनश्याम से कहता है, क्यों भाई, तुम भी दूध देकर ही आ रहे हो क्या? हाँ। अच्छा है, चलो तो फिर साथ साथ में घर चलते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते में बातचीत करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर पर जाकर घनश्याम सोचता है कि अगर रघुनंदन का दूध बेचना बंद कर दिया जाए तो रघुनंदन के सभी ग्राहक मुझ पर आ जाएंगे और इससे मेरा दूध बेचने का काम तो गुना हो जाएगा और मैं 2 गुना पैसे कमा पाऊंगा। अगली सुबह घनश्याम जल्दी उठता है, गाय का दूध दोहता है और दूध की बाल्टी लेकर रघुनंदन के घर पर जाकर छिप जाता है। जैसे ही रघुनंदन अपनी गाय दोहकर दूध की बाल्टी को घर में ले जाता है, पीछे पीछे घनश्याम भी घर में घुस जाता है और रघुनंदन की दूध की बाल्टी को अपनी बाल्टी में पलट लेता है।
वह आधे दूध को ही अपनी बाल्टी में पलट लेता है और बाकी बचे हुए दूध में पानी मिलाकर पहले मौजूद दूध के बराबर कर देता है और दबे पांव अपने घर लौट आता है। उस दिन फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और शाम को घनश्याम रघुनंदन को दूध देते हुए देखता है कि आज ग्राहक रघुनंदन को खूब उल्टा सीधा कहेंगे और उससे दूध लेना बंद कर देंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है। सालों अच्छा दूध देने के भरोसे के कारण कोई भी ग्राहक उससे दूध के बारे में शिकायत नहीं करता है। ये देखकर घनश्याम हैरान रह जाता है और अपने शैतान दिमाग से अगली तरकीब सोचने लगता है। अगली सुबह फिर घनश्याम जल्दी उठता और रघुनंदन के घर पहुंच जाता है। इस बार वह रघुनंदन के दूध में जहर मिला देता है और वहां से भाग जाता है। आज जब रघुनंदन अपने ग्राहकों को दूध देकर लौटता है तो दूध पीने वाले सभी लोग मर जाते हैं और कुछ लोग अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। गांव के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और वह सीधा रघुनंदन के घर आकर पत्थरों की बारिश करने लगते हैं। ऐसा होते देख रघुनंदन घर से बाहर आता है तो 2-4 पत्थर उसके सर पर भी लग जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति रघुनंदन को कहता है, क्यों रघुनंदन, वर्षों से हमने तुझ पर भरोसा किया और आज तेरे दिए हुए दूध से हमारी बच्चे और परिवार वाले मौत की नींद सो गए हैं। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रघुनंदन को ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पुलिस आती है और रघुनंदन को गिरफ्तार करके जाने लगती है। उसी वक्त रघुनंदन की पत्नी आती है और सिपाहियों से विनती करते हुए कहती है, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है, जरूर आपको गलतफहमी हुई होगी। लेकिन पुलिस उनकी बात को नहीं सुनती। पुलिस रघुनंदन को ले जाकर जेल में डाल देती है। रघुनंदन की पत्नी जब रोते हुए अपने आसपास नजर फैलाती है तो उसकी नजर घनश्याम पर पड़ती है। वह देखती है कि घनश्याम मुस्कुरा रहा है। वह सोचती है कि इनका भाई तो जेल में है और यह इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन घनश्याम हंस रहा है, सभी से अच्छी तरह बात कर रहा, क्योंकि आज गांव में केवल वही अकेला है जो सभी लोगों को दूध बेचता है। उसका दूध बेचने का काम भी बढ़ गया है और आमदनी भी। आज जब वह घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, देखा मेरा कमाल, अब मैं खूब पैसे कमाने लगा हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, अब तो आपकी आमदनी काफी बढ़ गई है, क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं मायके हुआ हूँ। घनश्याम आज बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा, हाँ, जहाँ चाहो वहाँ घूम आओ, और ये लो कुछ पैसे, कुछ भी पसंद आए तो खरीद लेना। घनश्याम की पत्नी खुश होते हुए अपने मायके जाने की तैयारी करती है। लेकिन उससे पहले घनश्याम की पत्नी रघुनंदन की पत्नी के पास जाती है और कहती है, दीदी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्या तुम रात का खाना मेरे पति के लिए भिजवा दोगी? सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदी दे दिया करेगी। रघुनंदन की पत्नी हाथ में जवाब दे देती है। अगली रात रघुनंदन की पत्नी घनश्याम के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन घनश्याम उस समय शराब पी रहा होता है। उसने काफी शराब पी ली थी जिसकी वजह से वह नशे की हालत में था। रघुनंदन की पत्नी को देखते ही घनश्याम कहता है, भाभी जी, आप। वो दीदी ने कहा था कि रात का भोजन आपके लिए भिजवा दिया करूं, तो खाना लेकर आई हूँ। रघुनंदन की पत्नी खाना रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी घनश्याम हंसते हुए कहता है, भाभी जी, आप काफी उदास लग रही हैं। आपको पता है मैंने ही आपके पति को जेल भिजवाया है। आपने? लेकिन क्यों और कैसे? अरे, जिस दूध को पीकर गांव के कई लोग मर गए और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में भी बेहोश थे, उस दूध में मैंने ही तो जहर मिलाया था। लेकिन कुछ भी हो भाभी जी, रघुनंदन जब भी घर लौटकर आए तो उससे एक बात जरूर कहना कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसे बहुत याद किया था। ये कहकर घनश्याम हंसने लगता है। ऐसी बातें सुनकर रघुनंदन की पत्नी काफी गुस्सा होती है और वह अपने घर आने लगती है। लेकिन तभी वह घनश्याम के घर के कोने में एक जहर की शीशी डली हुई देखती है। वह समझ जाती है कि यह वही शीशी है जिससे इन्होंने दूध में जहर मिलाया था।
फिर वो उसी दुकान पर जाती है जहाँ जहर बेचा जाता था। वहाँ जाकर रघुनंदन की पत्नी पूछती है कि कल किस किस ने जहर खरीदा था। इसके बाद रघुनंदन की पत्नी सीधा गांव के सरपंच के पास जाती है और उसे यह सारी घटना बताती है। सरपंच जी, मेरे पति बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। फंसाया गया है, लेकिन किसने? वह सब तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले गांव के लोगों को इकट्ठा करो। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग सरपंच के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी रघुनंदन की पत्नी कहती है, मेरे पति को किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने भाई घनश्याम जी ने फंसाया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? रघुनंदन की पत्नी अपने बात को और मजबूत करते हुए कहती है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन भाई साहब से पूछ लीजिए। हाँ भाई साहब, कल घनश्याम जी ने मुझसे जहर लिया था। अब घनश्याम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने बचने का उपाय खोजने लगता है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब वह अपने ही जाल में फंस चुका था। सरपंच घनश्याम को सजा देते हैं और गांव से बाहर कर देते हैं। उसके बाद रघुनंदन की पत्नी सरपंच जी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर रघुनंदन को छुड़वा लेती है और उसके बाद रघुनंदन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीता है।